नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। आज कुछ चीज़ें साफ करनी है आपके सामने। कुछ भ्रम पैदा किए जाते हैं जब पूंजीवादी व्यवस्था होती है और सरकार उसका हिस्सा होती है, तो बार बार लोगों के दिमागों को ट्यून इन करती है और उनके दिमाग को बार बार एक तरफ धकेलती है, उनको ये समझाने की कोशिश करती है कि पूंजीवाद ही सर्वश्रेष्ठ है। अलग अलग तरीके से लंबे समय से हम इस तरह के डायलॉग सुनते आ रहे हैं जिसमें आपको ये नहीं कहा जाता पूंजीवाद सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जहाँ भी लोक हितकारी कोई बात होती है उसको बुरा बताया जाता है, उसको ख़राब बताया जाता है, ताकि आपके दिमाग में बैठे कि भैया सबसे अच्छा प्राइवेट सेक्टर, सबसे अच्छे बड़े बड़े लाला सेठ गिरधारी लाल पूंजीपति और सबसे अच्छा जीवन वो है जो उनको समर्पित कर दो। अभी हाल में नए सिरे से कुछ चीज़ें हो रही हैं, राजनीति में कुछ बदलाव हुए हैं और उसके बाद ये समझाना बहुत ज़रूरी हो गया है कि इस दुष्प्रचार को कैसे पहचाना जाए। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने घंटी वाला निशान दबाकर ऑल नहीं सिलेक्ट किया है तो हो सकता है कि आपको पता न चले हमारा नया वीडियो आ जाए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके ज़रिए आप हमारे श्रम के बदले कुछ योगदान दे सकते हैं। UPI ID डिस्क्रिप्शन में है और बार कोड भी कई स्थानों पर है जिसको आप स्कैन कर सकते हैं। एक खबर छपी है अखबार में और ये खबर ये है कि मोदी जी ने बहुत सारे अधिकारियों का एक अपने पास में जमावड़ा बैठाया हुआ है और वो सारे IAS अधिकारी मोदी जी से कह रहे हैं साहब बड़ा गजब हो रहा है, इस देश में बड़ी बर्बादी हो रही है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब लोग तो लोगों को तरह तरह के वादे कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि मुफ्तखोरी की आदत डाल रहे हैं और इससे देश बर्बाद हो जाएगा, हम लोग श्रीलंका और ग्रीस की तरफ चले जाएंगे और यही सिलसिला जारी रहा तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। 4 घंटे ये बैठक चली है जिसमें बड़ी बड़ी बातें की गई। कहा गया कि बहुत सारे वादे कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि आपको हम ये देंगे वो देंगे, कोई पैसे देने की बात कर रहा है, कोई सुविधा देने की बात कर रहा है और हमको बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी चाहिए। इसके लिए राज्यों को मनाना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है छत्तीसगढ़ और राजस्थान में शुरू हुई है, उसके लिए भी कहा गया है, ये भी कहा गया है कि GST का कलेक्शन इन राज्यों का इतना नहीं है कि उसके आधार पर ये वेलफेयर चला सकें। GST के अलावा बचता क्या है, शराब और वो सब बचता है, थोड़ा बहुत पेट्रोल पे जो वैट लगता है, तो इसलिए मामला गड़बड़ हो जाएगा और आप इसको समझाओ, किसी तरह संभालो, ये ब्यूरोक्रेट कह रहे हैं मोदी जी को। और ये खबर अखबारों में छपाई जाती है, बड़े बड़े अखबार इसको प्रधानता से छापते हैं क्योंकि वो खुद भी पूंजीवादी मानसिकता को मानने वाले राइटिस्ट कैपिटलिस्ट मीडिया का हिस्सा है। अब जब मैं ये सारी बात कहता हूँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में, जो कि मैं अपने आसपास भी महसूस करता हूँ, एक चीज़ आ रही होगी कि भाई मुफ्तखोरी तो गलत है ना, मुफ्तखोरी की जा रही है तो ये तो नहीं होना चाहिए। ये भी कहा जा रहा होगा कि भाई हम अपने टैक्स का पैसा देते हैं और टैक्स का पैसा सरकार ऐसे उड़ा देगी सिर्फ वोटों के लिए, तो गलत है। राजनीति का ऐसा लोक कल्याणकारी स्वरूप तो हमको नुकसान पहुँचाने वाला है। हम कितना टैक्स देंगे, सरकार को टैक्स से ये सब काम नहीं करना चाहिए। ये सब हम मानते हैं और ये सब हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे दिमागों के अंदर ये कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग की गई है। हमको ये समझाया गया है कि ये ही होता है। इससे पहले जब पूंजीवाद की तैयारी चल रही थी इस देश में, तो बार बार एक मुहावरा दोहराया जाता था कि सरकारी लोग कोई काम करते नहीं हैं, सरकारी कर्मचारी कोई काम नहीं करते हैं, सरकारी प्रोडक्ट बेकार होते हैं, सरकारी सुविधाएं बेकार होती हैं और इसलिए सब कुछ प्राइवेट कर देना चाहिए। प्राइवेट करो फिर देखो कैसे ये लोग काम पे लगेंगे। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये परिवर्तन ला दिया, ये हाईवे बना दिया, ये रेल बना दी, और ये किसकी दम पे कर दिया? क्या मंत्री जी चाबी भरने गए थे या उनकी पार्टी के लोग जो है वो जाके फाइलें निपटाते हैं? आखिर सरकारी कर्मचारी काम करते हैं तभी तो ये देश चल रहा है ना, तभी ये सब चीज़ें हो रही हैं जो हमें आसपास सब जगह दिखाई देती हैं। अब सब कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं है। ये नहीं है कि मैं अगर कह रहा हूँ तो सभी सरकारी कर्मचारी बहुत काम कर रहे हैं और या फिर प्राइवेट हो जाएगा तो सभी काम करने लगेंगे। हमने कई सारी प्राइवेट कंपनियों को बर्बाद होते हुए देखा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि विकल्प क्या हो। आप कहेंगे कि साहब आप सॉल्यूशन बताइए।
आप कह तो रहे हैं कि बहुत सारा जो है वो वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, लोगों को सुविधा दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। अगर आप सुविधा देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? दो सिस्टम है। एक सिस्टम हम देख रहे हैं अपनी आँखों के सामने कि बैंकों का पैसा और देश की ज़मीनें उठा के आप बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दो। कोई 2000 करोड़, कोई 4000 करोड़, कोई 5000 करोड़ रुपया आपसे ले ले, लोन ले ले। आपसे पैसा लेने के बाद एक झूठ मूठ की फैक्ट्री लगाए, एक झूठ मूठ का अपना बिजनेस शुरू करे और उस बिजनेस के पैसों को विदेशों में साइफन ऑफ कर दे। जैसा कि अभी हाल में हमारे एक कानून बना है 2015 या 16 में, जिसमें हमने लोगों के लिए दिवालिया घोषित करना बना दिया बहुत आसान। अब क्या होता है कि आप सैकड़ों हज़ारों करोड़ का लोन लेते हैं, उस लोन को आप विदेश भेज देते हैं और फिर वे कहते हैं हम दिवालिया हो गए। अब ये जो डेवलपमेंट का मॉडल है जिसमें आप सारा पैसा, देश का पैसा, सरकार का पैसा पूंजीपतियों को देते हैं, इस मॉडल का नतीजा तो ये आ रहा है कि वो तो कुछ कर नहीं रहे हैं देश के लिए, भाग जा रहे हैं। और हालत ये है कि अडानी जी के पास देश का कितना कर्जा है इसको बताने से मना कर दिया गया है। आरटीआई के उत्तर में इसका उत्तर देने से मना कर दिया, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक जो हैं एसबीआई देश का बैंक है और देश के लोगों को ये जानने का हक है कि वो किसको कितना कर्जा दे रहा है, लेकिन मना कर दिया। अब मसला ये है, एक तो ये मॉडल हो गया आपका पूंजीपतियों वाला मॉडल, ऐसे लोगों का मॉडल जिनके सीधे पूंजीपतियों को पैसे दे दो और पूंजीपतियों की ऐश हो जाए। वो अपना बढ़िया बढ़िया कंपनी लगाएंगे, उसके अंदर लोगों को नौकरी देंगे, वो नौकरी वाले बाज़ार में जाके खर्च करेंगे तो उससे बाज़ार लहकेगा और तरक्की करेगा। दूसरा तरीका हुआ अर्थव्यवस्था का वो, जिसमें कि आप देश की जड़ों के अंदर, आप पूंजीवाद का जो वृक्ष है उसकी जड़ों के अंदर आप खाद और पानी दें। जैसे कि आप 3000 रुपये महीना महिलाओं को देने वाले हैं, या आपको याद होगा 2019 के चुनाव पर कांग्रेस पार्टी 72,000 रुपये साल के लोगों को देने की स्कीम लाई थी कि 72,000 रुपये हम साल के एक परिवार को देंगे। इस तरह की वेलफेयर स्कीम आती हैं, या जैसे पंजाब की स्कीम है, पेंशन पे भी आऊँगा। तो जब वो स्कीम्स आती हैं तो इन स्कीम्स के आने से क्या होता है कि आम आदमी जो है उसके पास में पैसा आता है। जब एक आम आदमी को आपने ऐसे ही उठा के पैसा दे दिया, मान लीजिए ऐसे ही कोई देता नहीं है, काम करा के दिया जाता है, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, उसके ज़रिए लोगों को काम मिलता है, ठेकेदारों को काम मिलता है, फिर वो पैसा समाज में जाता है। आप नरेगा मनरेगा में काम करते हैं, ग्राम सड़क बनवाते हैं, कहीं जोहड़ बनवाते हैं, कहीं कुआं खुदवाते हैं, कहीं तालाब बनवाते हैं और उसके ज़रिए भुगतान करते हैं। तो वो जो पैसा है वो पैसा जा रहा है सबसे नीचे, जड़ में पैसा जा रहा है। और वो जो मज़दूर है जो उस दिन 100, 200, 400 रुपये जो भी उसको मजदूरी मिली, वो लेकर जब घर जाता है तो उससे माचिस खरीदता है, उससे वो साबुन खरीदता है, उससे वो घर का राशन खरीदता है, उससे वो केरासिन खरीदता है, उससे वो गैस खरीदता है। तो जब बहुत सारे लोग, इस देश के करोड़ों लोग कुछ ना कुछ परचेजिंग करेंगे तो जाहिर बात है कि इससे जो छोटे दुकानदार हैं, लघु उद्योग हैं, एमएसएमई हैं, उनके माल की खपत होगी। अलग अलग फैक्ट्रियों में कोई प्लास्टिक का कुछ खिलौना बना रहा है, कोई आईना बना रहा है, कोई लिपस्टिक बना रहा है, 10 रुपये का सामान, 20 रुपये का सामान, 40 रुपये का सामान, ऐसे करके इस देश में लाखों करोड़ों छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ फलती फूलती हैं। वो फैक्ट्रियाँ रॉ मटेरियल खरीदती हैं। एक आदमी प्लास्टिक का सामान बना रहा है तो वो पैसा रिलायंस के पास जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो रिलायंस के पास नहीं जाएगा, लेकिन ये जो पैसा जाता है ये पूरा समाज के पास से होता हुआ सबको छूता हुआ जाता है। मुझे याद नहीं आ रहा कि लक्ष्मी जी की पूजा करते समय एक हमारे कवि हुए हैं, उन्होंने ये कहा है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कि मेरे कर पौड़ी करो, यानी कि हे लक्ष्मी जी मेरे हाथ से अब बस अपना रास्ता बना लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जहाँ जाओ यहाँ से होते हुए जाओ। तो जब ये पैसा पूरे देश में अलग अलग जगहों से, उसमें कुछ दुकानदार अगर अच्छा काम चंदा चल जाएगा तो स्कूटर भी खरीद लेंगे, कुछ लोग कार भी खरीद लेंगे, और ये सब ऊपर ऊपर जाएगा तो अलग अलग कंपनियों के एग्जीक्यूटिव होंगे, उनको भी तनख्वाह मिलेगी। तो ये पूरे सिस्टम में एक बाहर आएगी, क्योंकि मार्केट में पैसा आएगा, और जब मार्केट में पैसा आएगा तो उससे मार्केट जो है वो लहक जाएगा, और जब मार्केट में पैसा आएगा, मार्केट लहक जाएगा, सरकार की जीएसटी से कमाई ज़्यादा होगी, तो जीएसटी की दरें हो सकता है कि वो बार बार ना बढ़ाए,
और उसका लाभ करदाता को भी मिलेगा जो कहता है हम टैक्स पेयर हैं। जब सरकार के पास टैक्स से अच्छा पैसा आएगा तो हो सकता है वो इनकम टैक्स में आपको और छूट दे दे, तो टैक्स पेयर का भी फ़ायदा हो जाए। इस तरह से सिस्टम को चलाने के बजाय हमारे देश में एक लूट का राज चल गया है। जो पैसा सरकार इन उद्योगपतियों को दे रही है लोन के तौर पर, जो वो कारोबार करने के लिए ले रहे हैं, उसके बाद तो वो कंपनी डुबो देते हैं। ज़्यादातर लोगों की कंपनियां घाटे में चल रही हैं, या इसको बेल आउट प्लान दे दो, या ये इंडस्ट्री चल नहीं रही है, इसको सपोर्ट चाहिए, किस दिवालिया हो गया तो हेयर कट दे दो। यही सिलसिला चल रहा है, यानी ऊपर से पैसा ऊपर की ऊपर चला जाता है और इसीलिए अमीर और अमीर हो रहे हैं और हिंदुस्तान में गरीबों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। 5-6 लाख लोग गरीबी की रेखा के नीचे और चले गए हैं। गरीब आदमी गरीब हो रहा है, अमीर आदमी अमीर हो रहा है। तो आपको जो तरीका सिखाया जा रहा है, जो मोदी जी को बैठक में वो तरीका अधिकारी सिखा रहा है, वो अधिकारी परवाह कर रहा है उस कैपिटलिस्ट की, उस अमेरिकन कैपिटलिस्ट माइंडसेट की, उस आइडियोलॉजी की जो कहती है कि जो देना है उद्योगपति को दे दो। ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी मतलब ये एक के ऊपर एक पिरामिड बना हुआ है ग्लासेस का। सबसे ऊपर वाले गिलास में, यानी टाटा बिरला अंबानी में, आप गिलास पानी डालते जाओ, उधर से नीचे धीरे धीरे वो भरता जाएगा, पानी नीचे नीचे आता जाएगा, तो आखिर के गिलास तक पानी पहुंच जाएगा। लेकिन जो वृक्ष वाली थ्योरी है वो कहती है कि जड़ों में पानी डालो, पूरे पेड़ को पानी मिलेगा। और हमारा लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र, जिसमें अधिकांश लोग, अधिसंख्य लोग ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जो साधनहीन हैं, इस देश में ऊपर देने के बजाय नीचे डालने की ज़रूरत है। ये बहुत अर्थशास्त्र का एक गूढ़ विषय जो मैंने आज आपको बताया, इसको मैंने बहुत सरल करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि ये सरलता से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पेंशन की बात करते हैं। एक स्कीम है ओल्ड पेंशन स्कीम और एक है न्यू पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम वो पेंशन स्कीम है जिसमें रिटायरमेंट के बाद में आपको आपकी नौकरी से एक पेंशन मिला करती थी, जिसको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी इस देश में हटाकर चले गए। और उस वक़्त भी मकसद यही था कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऊपर पेंशन का बर्डन नहीं होना चाहिए, स्टाफ की लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। एक बार आया, उसको एक बार में जो पीएफ के पैसे इकट्ठे हो गए उसको पकड़ा और यहाँ से जाए, वो चाहे तो अपना पेंशन प्लान खरीद ले। और सरकार ने भी अपने यहाँ के कर्मचारियों को, चूँकि सरकार अगर पेंशन देगी, प्राइवेट सेक्टर पेंशन नहीं देगा, तो लोग सरकारी नौकरियों की तरफ आकर्षित होंगे, इसलिए अपने यहाँ ख़त्म कर दी। और उसके बाद ये हुआ कि कहा कि थोड़ा सा पैसा आपके वेतन में बढ़ा दिया कि अब आप अपनी पेंशन स्कीम खुद ही खरीदते रहना, सरकार आपको पेंशन नहीं देगी। अब इस पे विवाद चल रहा है। 2 राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है, फिर से छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो ये जो अधिकारी बैठे हुए थे जो मोदी जी के आसपास घेर के, ये वहाँ पे राजनीतिक काम भी कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि इन राज्यों ने जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके गलती की है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गलती नहीं है, समझदारी है। समझदारी कैसे है, सरल भाषा में समझाता हूँ। आपके पास में आज अगर पैसे हैं, उन पैसों को आप थोड़ा थोड़ा जोड़ोगे तो भविष्य के काम आएंगे, या भविष्य में अचानक जब आपके सिर पे बहुत बड़ी ज़रूरत खड़ी हो जाएगी पैसे की, तो कहीं से इंतज़ाम करोगे। उदाहरण के तौर पर अभी हमारे देश में अगर आप जनगणना के आंकड़ों पर जाएं, ये एनएसएस के आंकड़े हैं, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो होता है, नेशनल सैंपल सर्वे, और उसमें एक रिपोर्ट आई है, बहुत विस्तृत रिपोर्ट आई है अभी हाल ही में, टेक्निकल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन इन इंडिया की एक रिपोर्ट के आधार पर एनएसएसओ ने इधर आंकड़े तैयार किए हैं। ये आंकड़े सरकार को आईना दिखा रहे हैं और उस आईएएस के आईक्यू पर सवाल उठा रहे हैं जो कह रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम खराब है। 2011 से 2021 के बीच के जो 10 साल हुए, हर 10 साल में जनगणना होती है, तो जो आबादी, सामान्य आबादी थी, उसकी बढ़ोतरी की रफ्तार 12.4% थी, यानी 12.5% के आसपास आबादी बढ़ रही थी, जबकि 60 साल से ज़्यादा के लोगों की आबादी जो बढ़ रही थी उसमें 36% की दर से बढ़ोतरी हो रही थी, यानी कि 3 गुना रफ्तार से बूढ़े लोगों की आबादी बढ़ रही है बाकी लोगों के मुकाबले। और 2001 से 11 की जनगणना जो उससे पहली है, अगर उस पर जाएँ तो केवल उसमें 2.7 करोड़ लोगों की वृद्धि हुई थी। और बाद में इसके ठीक वाले दशक में अगर आप जाएं
तो ये 3.4 करोड़, यानी जो लोग 2.7 करोड़ बढ़े थे वो अगले 10 साल में 3.4 करोड़ बढ़ गए हैं। यानी सरलता से समझें तो बुजुर्गों की आबादी इस देश में तेज़ी से बढ़ रही है। 2021 से 31 के बीच में ये अनुमान है, ये जो चल रहा है, कि आबादी में 5.6 करोड़ का इजाफा हो जाएगा। और ये अनुमान है कि 2031 में कुल आबादी का 31% हिस्सा बुजुर्ग होंगे, 1/3 लोग बूढ़े होंगे इस देश में, जबकि 1961 में सिर्फ 5% लोग बूढ़े थे। जब आपके देश में 31% लोग बूढ़े होंगे, जब आपके देश में सब बूढ़े ही बूढ़े होंगे, हर तरफ बुजुर्ग ही बुजुर्ग होंगे, तो वो फैक्ट्री में मशीन चलाने तो जाएंगे नहीं, वो काम तो करेंगे नहीं, मेहनत तो करेंगे नहीं, तो उनको जो आसरा होने वाला इस देश की लायबिलिटी है, ऐसा तो नहीं उनको मरने छोड़ दोगे आप, तो उनको जो उस वक़्त के लिए प्रोटेक्शन मिलने वाला है वो आज की पेंशन स्कीम से ही मिलेगा। आज भारत सबसे युवा देश है, भविष्य में सबसे बुजुर्ग देश होने वाला है। तो जो हमारे देश के लोग जो बुजुर्ग पेंशन है उसके ज़रिए आज जो पैसा थोड़ा इकट्ठा होगा, वो पैसा जब उनको पेंशन के तौर पे मिलेगा तो इस देश में जो सोशल वेलफेयर का काम करने वाली बात है, सोशल सिक्योरिटी है, उसमें दिक्कत नहीं होगी, उस वक्त पैसा रहेगा। अब अगर आप आज के लाला सेठ गिरधारी लालों को खुश करने के लिए पेंशन बंद कर देते हैं तो जो इतनी बड़ी बूढ़ी आबादी होगी उसको खिलाएगा कौन? क्योंकि नौजवान कम होंगे, बुढ़े ज़्यादा होंगे, जो आबादी बाकी की है उसमें बच्चे भी तो होंगे। तो इसलिए जो समझदारी की बात होनी चाहिए उसकी जगह सबका एक ही निशाना है, वेस्टर्न अमेरिकन कैपिटलिस्ट एजेंडा लागू करो और उसके अंदर छोटे लोगों को मरने दो, गरीब लोगों को मरने दो, वो मरने के लिए हैं, और पूंजीपतियों का भला करो। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मैं वो समझाने में कामयाब रहा हूँगा जो देश के विकास के लिए एक बेहतर आइडियोलॉजी है, एक बेहतर सोच है, एक बेहतर नज़रिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।